हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया कुमारी दास में। तो आइए हम इसमें पढ़ेंगे कि उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि उपन्यास की परिभाषा अर्थात उपन्यास होता क्या है, उसके उसके बाद उसके स्वरूपों को स्पष्ट करना या उसके स्वरूपों को बताना है। तो यहाँ देखते हैं, उपन्यास की परिभाषा पहले जान लेंगे, उसके बाद उसके तत्व या स्वरूपों को देखेंगे। तो इसमें देखिए, उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्यविधा मानी जाती है। अर्थात एक जो उपन्यास है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्यविधा मानी जाती है। उपन्यास में कथा वस्तु का विस्तार काफ़ी अधिक होता है। जैसे कहानी एक होता है ना, कहानी में एक छोटा रूप होता है और एक ही चीज़ का बताया जाता है। और उपन्यास है एक कथा वस्तु होता है जो पूरा मतलब बहुत ही अधिक होता है और पूरा विस्तार पूर्वक इसमें बताया जाता है। देखिए, उपन्यास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। अर्थात उपन्यास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। उपन्यास मानव जीवन तथा समाज पर आधारित पूर्ण कथानक होती है। मतलब जो उपन्यास है वो मानव जीवन मतलब जो मानव के जीवन से जो जुड़ी हुई रहती है और समाज पर आधारित पूर्ण कथानक होती है। जो समाज में कुछ भी होता है ना कि समाज में जैसे कि किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती या उसका जो माहौल होता है उसके द्वारा इसमें समझाया जाता है और उपन्यास में उसको दर्शाया जाता है। तो यह कहानी से भिन्न होता है। इसमें इसमें तुलना किया हुआ है कि कहानी क्या होता है और उपन्यास क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है कि यह कहानी से भिन्न होता है। कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष को चित्रित किया जाता है और उपन्यास में मानव जीवन के सारे पक्ष को इसमें चित्रित किया जाता है। तो उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। देखिए, इसमें भी बताया गया है कि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। यह मानव जीवन तथा समाज की विभिन्न घटनाओं को दिखाता है। उपन्यास जो है वो मानव जीवन के विभिन्न घटनाओं मतलब बहुत सारे घटनाओं को दर्शाते हैं। जैसे एक समाज और गांव में देखते हैं ना कि सब मतलब रूढ़िवादी होते हैं कि सब किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना या फिर किसी के बारे में बुरा सोचना, उस टाइप के जो घटनाएं होती है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि इसके स्वरूप या फिर तत्व, उपन्यास के क्या क्या स्वरूप हैं, क्या क्या तत्व। स्वरूप और तत्व एक ही होते हैं। तो आइए देखेंगे। पहला जो होगा वो होगा कथा वस्तु। क्या होगा? कथा वस्तु। और दूसरा जो होगा पत्र या फिर चरित्र चित्रण। पत्र, किसी व्यक्ति का पत्र या चरित्र चित्रण दर्शाया जाता है, या पात्र भी बोल सकते हैं या चरित्र चित्रण भी बोल सकते हैं। और तीसरा होगा संवाद या कथोपकथन। और चौथा होगा देश काल या वातावरण। और चौथा है, नहीं सॉरी, पांचवा है भाषा शैली और 6 है उद्देश्य। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे। पहला क्या है? कथा वस्तु में देखिए क्या बताया गया है कि उपन्यास की पहली आवश्यकता, अर्थात जो कथा वस्तु है वो उपन्यास की पहली आवश्यकता है। देखिए, इसमें बोला गया है एक कथा तथा बहुत सी घटनाओं से मिलकर कथा बनती है। मतलब एक कथा, एक नाटक, मान लीजिए एक नाटक होता है ना, पूरा नाटक का एक कथा तथा बहुत सी घटनाओं से मिलकर कथा बनती है। अर्थात कथा में एक से अधिक घटनाओं या घटनाएं होती है। मतलब जो कथा है उसमें एक से अधिक घटनाएं होती है। उपन्यास में कथा में एक से अधिक घटनाएं होती है। उपन्यास में कथा के रूप में मनुष्य जीवन का चित्रण होता है। जो उपन्यास और कथा है, कथा में मनुष्य जीवन का चित्रण होता है। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है पर वह संभव्य होती है। मतलब इसमें बताया गया है कि कथा काल्पनिक होती है पर संभव्य होती है। ठीक है, उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है पर वह संभव्य होती है, असंभव्य नहीं। मतलब इसमें जो बताया गया है कथा वो संभव्य होता है, मतलब सत्य होता है लेकिन असत्य नहीं। यह सत्य नहीं होती परंतु सत्य हो जाती है। मतलब एक होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि हाँ वो चीज़ तो सत्य होने वाली, लेकिन सत्य होते होते वो असत्य हो जाते हैं, या फिर असत्य होते होते वो सत्य में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए आगे हम जानेंगे। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पात्र और उनका चरित्र चित्रण। ठीक है, देखिए, उपन्यास के पात्र अनेक प्रकार
के हो सकते हैं। मतलब जो उसमें बताया गया है उपन्यास के पात्र और उसका चरित्र चित्रण वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। चरित्र की प्रवृत्तियों के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि जो उसके चरित्र चित्रण है उसके प्रवृत्तियों के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे प्रेमचंद के पात्र प्रतिनिधि हैं गोदान का नायक होरी भारत के समस्त, मतलब इसमें बताया जो दो चीज़ों में बांटा गया है वो है गोदान का नायक होरी भारत के समस्त किसानों का चित्रण है। ज्ञानेंद्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि मनोवैज्ञानिक कथाकारों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती है। उनके पात्र व्यक्तित्व हैं, वे किसी समूह या वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसमें बताया गया है कि जो पात्र और चरित्र चित्रण है उसमें जो लेखक हैं जो है वो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते या समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देखिए विकास की दृष्टि से भी पात्रों का दो भेद किया जा सकता है। देखिए जो इसमें बताया गया है कि विकास की दृष्टि से भी पात्रों के दो भेद किए जा सकते हैं। कुछ पात्र परिवर्तनशील होते हैं और परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं, पर कुछ पात्र स्थित होते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। संभव की दृष्टि से भी पात्रों के कुछ भेद किए जा सकते हैं। कुछ देव स्वभाव के होते हैं, बुराई उनको छूती नहीं, और कुछ दुष्ट स्वभाव के होते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई जो पात्र हैं वो भेद किए नहीं जा सकते हैं कोई पात्रों में, और उसमें कोई देव या स्वभाव के होते हैं, बुराई उनको छूती नहीं है। मतलब एक पूरा सत्य, एक सती सावित्री सुने ना, हाँ, तो वो पूरा सत्य होता है, उसमें कोई जो दुष्ट स्वभाव के नहीं होते। पर संसार के दोनों ही कोटियाँ दुर्लभ है, अधिकार मिश्रित स्वभाव के व्यक्ति ही निकलते हैं। मतलब उसमें जो है बताया गया है कि कोई मिलावट या किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है, उसमें एक मिश्रित व्यक्ति, मिश्रित स्वभाव, मतलब सब चीज़ से घुले